हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आप लोग के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आइए हम उसको देखते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? तो होता है ऐसा कि कोई एक रिएक्शन लीजिए जिसमें कम से कम दो रिएक्टेंट हो। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जिसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, उस रिएजेंट को आप लिमिटिंग रिएजेंट कहिए या लिमिटिंग एजेंट कहिए या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहिए, सब एक ही बात है। तो मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में, और अगर कोई एक रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्टेंट बच गया अभी तक, उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट और एक एक्सेस रिएजेंट। तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है कि उसका कितना अमाउंट फॉर्म हुआ, वो बेसिकली डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम होके जीरो हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी कंज्यूम होके जीरो हो जाएगा, अब उस कंडीशन में जितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना वो मैक्सिमम एल्ड होगा, प्रोडक्ट का वो मैक्सिमम बनेगा। ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट को हम ऐसे समझते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कि हम ऐसे कह रहे हैं कि दो समोसे पे आपको एक रसगुल्ले दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर दो समोसे आप खाएंगे तो उसके लिए आपको एक रसगुल्ले दिए जाएंगे। तो हमने आपको कहा कि हम आपको 4 समोसे और 4 रसगुल्ले देते हैं। 4 समोसे और 4 रसगुल्ले दे रहे हैं। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा एक्सेस रिएजेंट? तो आप कहेंगे कि क्योंकि आपने 2 समोसे पे एक रसगुल्ले दे रहे हैं, इसका मतलब अगर 4 समोसा हम कंज्यूम करेंगे, 4 समोसा हम खाएंगे, तो आप हमको 2 रसगुल्ले देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के 4 समोसे टोटल कंज्यूम हो जाएंगे, तो आप 2 रसगुल्ले खाएंगे। टोटल 4 रसगुल्ले थे, तो 2 रसगुल्ले बच गए ना। इसीलिए हमारा रसगुल्ला अभी तक बच गया, इसीलिए वो हो गया एक्सेस रिएजेंट, और समोसे आपके क्या होंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। बस इसी को फिर से उल्टा दीजिए। हमने कहा कि 3 रसगुल्ले या ज़्यादा ले लीजिए, हमने कहा 6 रसगुल्ले और आपको 14 समोसे दे दिए गए। 6 रसगुल्ला और 14 समोसा दे दिया, तो 6 रसगुल्ले और 14 समोसे दे दिया गया। तो अब आपको पता करना है कि कौन एक्सेस रिएजेंट है और कौन लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप कहेंगे कि अगर 6 रसगुल्ला दिया गया है, तो इसका मतलब हम 12 ठो समोसा खाएंगे, तो 6 रसगुल्ले के लिए 12 समोसे दिए जाएंगे, तो 12 समोसे दिए जाएंगे। तो और हमारे पास 14 समोसे हैं, इसका मतलब कि जब हम 6 रसगुल्ला कंज्यूम करेंगे तो उसके बदले हमें 12 समोसे दिए जाएंगे, तो 2 समोसा एक्स्ट्रा हो गया ना। इसका मतलब इस बार समोसा एक्सेस रिएजेंट हो गया और रसगुल्ला क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ओके, फिर एक बार समझिए। मान लीजिए कि आपको 4 रसगुल्ला और 8 समोसे दिए जाए, 4 रसगुल्ले और 8 समोसे दिए जाए, तो फिर क्या कंडीशन बनेगा? तो आप कहेंगे कि अगर 4 रसगुल्ले हम खाएंगे तो 8 समोसे हमको मिल जाएंगे, क्योंकि 2 समोसे पे एक रसगुल्ला दिया जा रहा है। तो 4 रसगुल्ले खाएंगे तो आपको 8 समोसे मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या कहा था कि 4 रसगुल्ले और 8 समोसे, इसका मतलब 4 रसगुल्ले खाए तो 8 के 8 समोसे खा गए, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए यहाँ रसगुल्ला और समोसे दोनों ही बैलेंस रिएजेंट है, ना तो कोई एक्सेस रिएजेंट है और ना ही कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो जनरल कॉन्सेप्ट बताए उस पे आपने लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और बैलेंस रिएजेंट को समझ लिए होंगे। अब हम केमिकल इक्वेशन पे आते हैं, और अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझने का प्रयास करेंगे।
तो सबसे पहले हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एक केमिकल रिएक्शन ये है कि ये है N2 गैस और ये है O2 गैस, और ये जब कंबाइन करता है तो 2NO गैस में कन्वर्ट कर रहा है। N2 गैस प्लस O2 गैस बराबर 2NO गैस। ध्यान दीजिएगा कि इसके पीछे ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका कोफिशिएंट 1 रहा होगा, इसमें भी एक ही है तो इसका भी कोफिशिएंट 1 ही रहा होगा, इसकी कोफिशिएंट 2 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कौन सा कोफिशिएंट? स्टोइयोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए तो यहाँ पर ये 1 आया, ऑक्सीजन के लिए भी 1 है और NO के लिए 2 है। तो इस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नाइट्रोजन का वो 1 है, ऑक्सीजन का 1 है और NO का क्या है? 2 है। उसी तरह से एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि हम लिखते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्वल टू 2NH3 गैस। तो यहां पर एक ही है, इसीलिए एक लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ऐसे ही लिखिए। तो यहां इस केमिकल इक्वेशन में स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है और अमोनिया गैस का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। तो होता क्या है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं, यही आपका मोलर रेशियो होता है उस कंपोनेंट का। रिएक्शन के जितने कंपोनेंट होते हैं उसके जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, इसी के प्रोपोर्शन में उसका मोलर रेशियो होता है। जैसे नाइट्रोजन अगर आप 1 मोल लेंगे तो हाइड्रोजन आपके 3 मोल्स लगेंगे, तो अमोनिया कितने मोल बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। फिर से एक बात समझिए कि एक N2 है तो 3H2 चाहिए। इसका मतलब कि अगर 1 मोल आपने नाइट्रोजन गैस लिया, मास में नहीं, 1 ग्राम नहीं कि 1 ग्राम 3 ग्राम से नहीं, जब भी रिएक्शन होगा तो वो मोल में होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 1 मोल अगर नाइट्रोजन लेंगे तो 3 मोल हमको हाइड्रोजन चाहिए होगा, तभी प्रॉपर रिएक्शन होगा और उसके बाद ये 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन। इसका मतलब 1 के बदला 3 और ये बना 2। तो इसका मतलब ये जो 2 डिफरेंट रिएक्टेंट देख रहे हैं, दोनों क्योंकि 1:3 रेशियो में है, जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है 1:3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, वही इसके मोल का रेशियो अगर दिया गया हो तो आप समझ जाइएगा कि ये भी Br है, मतलब बैलेंस रिएजेंट, और ये भी Br है, बैलेंस रिएजेंट। ठीक है, ऐसे देखिए, मान लीजिए कि ये 0.1 मोल आपने नाइट्रोजन लिया, तो ये हाइड्रोजन को कहेगा कि देखो आप 3 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब हमने जितना दिया उसका ट्रिपल आपको देना पड़ेगा। तो ये 0.1 मोल है तो इसका ट्रिपल कितना हो जाएगा? 0.3 मोल्स। 0.3 मोल्स इसके लिए हाइड्रोजन चाहिए होगा। और अगर नाइट्रोजन 1 मोल है बैलेंस रिएजेंट में, तो अमोनिया कितना मोल बनता है? 2 मोल। तो क्योंकि ये 0.1 मोल है तो इसका जस्ट देखिए, नाइट्रोजन के जस्ट डबल अमोनिया है ना, तो इसीलिए ये 0.1 मोल है तो इसका जस्ट डबल 0.2 मोल्स कौन चीज बन जाएगा? अमोनिया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ 1:3 प्रोपोर्शन में
हमारा स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो यहाँ मोलर रेशियो भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 ही मोलर रेशियो है ना, 0.1 तो 0.3। इसीलिए यहाँ पर ये भी बैलेंस रिएजेंट का काम कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन गैस, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस रिएजेंट का ही काम कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों ही के प्रोपोर्शन बैलेंस है। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट पर कुछ एग्जांपल्स देखें। जैसे एक रिएक्शन ले लीजिए, ये N2 गैस है और ये O2 गैस है, तो ये हो गया आपका 2NO गैस। तो आप कहेंगे कि अगर एक N2 का मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो एक O2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और ये दो मॉलिक्यूल NO का फॉर्म कर देगा। मतलब जितना N2 चाहिए होगा उतना ही मोल O2 चाहिए, मोल में, मास में नहीं। किसमें? मोल में। क्योंकि जो आप स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2, तो जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है वही मोल का भी रेशियो होगा सारे कंपोनेंट का। तो अब आप एक चीज देखिए, 1 तो यहाँ अंडरस्टूड है। तो मान लीजिए कि हमने 1 मोल N2 लिए, तो फिर 1 मोल हमारा O2 भी होगा, क्योंकि ये जितना मोल देगा उतना ही मोल O2 से एक्सपेक्ट करेगा ना। तो 1 मोल N2 1 मोल O2 से रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि दोनों बराबर में है तो 1 मोल N2 जब कंज्यूम होगा तो कितना मोल NO चाहिए? 2 मोल। इसीलिए ये 2 मोल 2 मोल्स बन जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही राइट प्रोपोर्शन में है, इसलिए ये भी बैलेंस रिएजेंट और ये भी बैलेंस रिएजेंट। अभी तक कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। अब लिमिटिंग रिएजेंट में हमने क्या बोला था कि वो किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। मान लीजिए 2 रिएक्टेंट लेते हैं और उसमें जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है पूरा पूरी, जिसकी मात्रा 0 हो जाए, जिसकी क्वांटिटी 0 हो जाए, जिसके चलते प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाए, उसी को तो लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अ रिएक्टेंट दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कह सकते हैं ना। तो अब आइए इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने 3 मोल्स N2 लिया और 5 मोल्स O2 लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि NO कितना मोल होगा, है ना। तो आप कहेंगे कि देखिए जितना मोल N2 उतना ही मोल O2 भी चाहिए, क्योंकि दोनों का स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 है। इसका मतलब जितना मोल N2 चाहिए उतना ही मोल O2 चाहिए। तो अगर देख लीजिए, अगर N2 3 मोल है तो O2 भी कितना चाहिए? 3 ही तो चाहिए। तो इसीलिए जब रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तो ये 3 मोल, 3 के 3 टोटल, ये 3 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन से भी बोलेगा कि क्योंकि हम भी 3 हैं मोल, तो आप भी एक उसी प्रोपोर्शन में है, मोलर प्रोपोर्शन में, तो आप भी 3 मोल हमें दीजिए। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी 3 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो ये 3 मोल कंज्यूम होंगे, ये एक तो ये एक, इसका मतलब ये 3 मोल, तो ये 3 मोल कंज्यूम हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि O2 कितना बचेगा, ऑक्सीजन कितना बचेगा, आप ही बताइए। आप कहेंगे कि 5 मोल मैंने लिया था और 3 ही मोल कंज्यूम हुआ, 3 ही मोल कंज्यूम हुआ, इसका मतलब 2 मोल बच गया ना। इसीलिए ये 2 मोल्स जो है वो ऑक्सीजन बच गया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये 3 मोल से नाइट्रोजन जो आपने 3 मोल लिया वो 3 के 3 मोल कंज्यूम हो गए। तो ये लेफ्ट कितना बचा? N2 लेफ्ट कितना हो गया? ये 0 हो गया, जबकि O2 3 मोल। इसीलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट।
इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया और नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। और जब भी प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वांटिटी को किससे हम लोग तय करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट से। और यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन। इसका मतलब अगर 1 मोल नाइट्रोजन होगा तो 2 मोल NO बनेगा, डबल है ना। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 3 मोल्स नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो 3 का डबल कर दीजिए, और जब डबल करेंगे तो 3 2 जा कितना होगा? 6 मोल्स आपके NO फॉर्म हो जाएंगे। तो एक बार फिर से समझिए, अगर 3 मोल आपने नाइट्रोजन लिया और 5 मोल ऑक्सीजन लिया तो क्या होगा? N2 प्लस O2 बराबर 2NO। दोनों का मोलर रेशियो सेम है, मतलब नाइट्रोजन जितना मोल देगा उतना ही मोल ऑक्सीजन को भी देना पड़ेगा, तब जाके उसका डबल NO बनेगा। तो आपने 3 मोल N2 दिया रिएक्शन में तो O2 भी 3 ही मोल देगा। तो N2 3 मोल दे रहा है और O2 भी 3 मोल दिया, लेकिन O2 तो पहले 5 मोल है और दे कितना रहा है? 3। तो 2 मोल तो आपका O2 बच गया ना, इसलिए O2 जो लेफ्ट कर बच गया, इसका मतलब वो एक्सेस रिएजेंट। और 3 के 3 मोल्स पूरे कंप्लीटली कंज्यूम हो गए रिएक्शन के दौरान N2, इसीलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएक्शन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होता है, इसीलिए 3 मोल्स ये पूरी कंज्यूम किया तो ये 1 मोल तो ये 2 मोल, अगर ये 3 मोल्स तो इसके डबल 6 मोल NO का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने 4 मोल्स नाइट्रोजन गैस ली। कितना मोल? 4 मोल नाइट्रोजन गैस लेंगे और हमने 3 मोल्स ऑक्सीजन गैस लेंगे। तो अब आपको बताने हैं ये NO गैस कितना मोल बनेगा। NO गैस कितना मोल बनेगा? तो आप कहिएगा कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन गैस आपने लिया है तो ऑक्सीजन भी 1 ही मोल होना चाहिए, कि दोनों की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। इसका मतलब 1 मोल ये लेंगे तो 1 मोल ये भी चाहिए, तो फिर जाके 2 मोल NO बनेगा। तो हमने 4 मोल N2 लिया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 4 मोल O2 भी हो, है ना। लेकिन O2 है कितना? 3 मोल। इसका मतलब जो मोलर रेशियो होना चाहिए था उसमें O2 फिसल गया, मतलब O2 कम रह गया। तो इसका मतलब हम O2 से देखेंगे कि अगर हमने O2 3 मोल लिया, O2 3 मोल लिया तो हमको N2 भी 3 ही मोल चाहिए ना। तो O2 3 मोल लिया तो N2 भी 3 चाहिए, लेकिन N2 4 है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट है, वो रिएजेंट जो एक्सेस हो मोलर प्रोपोर्शन में, और जो रिएजेंट कम पड़ गया उसको आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो फिर से एक बार समझिए, 1 मोल N2 1 मोल O2 से कंबाइन करेगा तो 2 मोल NO बनाएगा। तो आपने 4 मोल नाइट्रोजन गैस लिया है और 3 मोल ऑक्सीजन गैस। तो नाइट्रोजन क्योंकि 4 मोल है तो ऑक्सीजन से एक्सपेक्ट करेगा कि 4 मोल वो भी दे, तभी तो बैलेंस रिएक्शन होगा। लेकिन 4 मोल के बदला इसके पास 3 ही मोल है, ये कम पड़ गया मोलर रेशियो में, इसीलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट। अब आप बताइए कि रिएक्शन जब भी होता है तो किसके हिसाब से? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। तो इसका मतलब ये होगा कि जब रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तो ये 3 मोल के 3 मोल पूरी कंज्यूम हो जाएंगे, कंज्यूम्ड, ये पूरी कंज्यूम्ड हो जाएंगे। तब बचेंगे कितना? 0। और लेफ्ट, और ये 3 मोल कंज्यूम हो जाएंगे तो N2 से भी एक्सपेक्ट किया हो जाएगा कि ये भी कितना मोल कंज्यूम हो? 3 मोल कंज्यूम हो। अब आप बताइए, ये भी अगर 3 मोल कंज्यूम होता है कितना? 4 मोल, कंज्यूम कितना? 3 मोल, तो बचा कितना? 1 मोल। इसका मतलब कि 1 मोल अभी भी
N2 बचा हुआ है लेफ्ट, और ये तो O2 जीरो हो गया। इसका मतलब आप तो जानते हैं कि अगर दो रिएक्टेंट है और जो रिएक्टेंट कंज्यूम होके जीरो हो जाए, इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और हमारा जो रिएक्शन होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगा। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, तो आप इसके हिसाब से चलेंगे। NO देखिए, एक O2 है तो 2 NO बन रहा है, डबल ना। 1 मोल O2 से 2 मोल NO बन रहा है, तो आपका 3 मोल है, कंज्यूम हुआ है ना लिमिटिंग रिएजेंट। तो डबल करिए, तो 3 का डबल करेंगे तो आपको 6 मोल NO बन जाएंगे। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान में रखिए कि हमेशा आप मोल में ही लिमिटिंग रिएजेंट को तय करेंगे, मास में तय नहीं करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। मास में तय नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो मोल में। अब वॉल्यूम में भी तय करते हैं, वो हम यूडियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में बताएंगे। ओके, अब इसी रिएक्शन पर थोड़ा सा इसको सही से ध्यान से फिर से एक बार देखते हैं। N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO गैस। अब इस बार हम क्या करते हैं, मास में ले लेते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है गिवन कि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 28 ग्राम अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो NO कितना ग्राम बनेगा। आपके न्यूमेरिकल है कि 28 ग्राम N2 28 ग्राम O2 से अगर रिएक्ट करेंगे तो कितना ग्राम NO बनेगा। अगर आप इस पे ध्यान सही से ना दें, जो मैंने पहले बोला था कि मोलर प्रोपोर्शन के हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ना कि मास प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो फिर आप गलती कैसे करेंगे। देखिए, आप कहेंगे ये एक भाग, तो ये भी 1 पार्ट, इसका मतलब ये 2 पार्ट, तो ये भी 28, ये भी 28, तो ये डबल करेंगे तो 2 इंटू 28 56 ग्राम। और ये गलत चीज आप बना देंगे। लेकिन आप अगर थोड़ी सी भी बात आपको पहले वाली बात याद हो, तो आप कहेंगे नहीं, मास में रिएक्शन में मास में कंपोनेंट जो है दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहला काम कि हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लें। इसमें मोल में, क्योंकि मोलर रेशियो के हिसाब से रिएक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे हर एक कंपोनेंट को, ना कि मास रेशियो के हिसाब से। आइए चेक करते हैं। तो आप तो जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, वेट या गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं ना, तो ठीक। तो आप यहाँ नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या कहेंगे बताइए, वेट 28 और मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का कितना 14 इंटू 2 28, 14 दूना 28, तो ये भी 28। इसका मतलब कि 1 मोल आपने नाइट्रोजन लिया है। अब ऑक्सीजन का मोल निकालिए, तो वेट 28, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट, ऑक्सीजन डायटोमिक है, दोनों एटम, तो 16 इंटू 2 32, 32, तो 32। अब इसको जरा आप काटिए, 7/8 मोल्स। तो अब ये 1 मोल, ये 7/8 मोल, तो ये मोलर प्रोपोर्शन ये हो गया इसका। और आपको किससे लेना है, मोलर प्रोपोर्शन से। अब देखिए, अगर 1 मोल N2 है तो 1 मोल O2 भी होने चाहिए, है ना, क्योंकि 1:1 प्रोपोर्शन में है, तो 2 मोल जो है सो NO बन रहा है। तो अगर N2 1 मोल है तो O2 भी तो 1 मोल होना चाहिए ना। तो देखिए, N2 1 मोल है तो O2 7/8, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 मोल से कम। इसीलिए अगर N2 1 मोल तो O2 भी 1 होने चाहिए, बट ये O2 कम है 1 मोल से, मोलर प्रोपोर्शन में कम पड़ गया, इसीलिए ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये ज्यादा हो गया तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? अब हमको पूछा जाएगा कि NO कितना बनेगा बताइए, तो
तो आप कहेंगे कि जब भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम तय करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, तो आप कहेंगे देखिए 1 मोल O2 ले रहे हैं, एक यहाँ लिख रहे हैं, चलिए 1 मोल O2 ले रहे हैं तो 2 मोल NO बन रहा है, मतलब डबल। इसका मतलब यहां से आइए तो जितना मोल आपका O2 कंज्यूम हुआ उसका डबल कौन चीज बनेगा, NO। तो ये 7/8 इंटू क्या करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा बोलिए 7/4 मोल्स। तो 7/4 मोल NO बने। अब आपको तो मास में चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे 7/4 और NO का मोलिकुलर वेट कितना होता है, नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16, तो टोटल आपके आ गए 30। तो मोलिकुलर वेट NO का 30, मतलब 1 मोल 30 ग्राम, 30 ग्राम, तो 1 मोल 30 ग्राम। तो ये जो आपके आ गए, यही आपके आंसर आ गए कि जब 28 ग्राम ये 28 ग्राम O2 से कंबाइन करेगा तो टोटल ये कितना ग्राम बनाएगा, 7/4 इंटू 30 ग्राम ये NO बनाएगा, न कि 56 ग्राम बनाएगा। ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा है और ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि यहां पर कोफिशिएंट 1 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, नहीं कुछ है तो 1 लेंगे ना। तो ये 1:3:2, इसका मतलब ये कि अगर 1 मोल आप नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन कहेगा हाइड्रोजन से कि आपको 3 मोल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप 3 टाइम्स हैं। तो 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस इससे कंबाइन करेगा, और अगर ये 1 मोल होता है तो ये कितना मोल, 2 मोल। इसका मतलब 2 मोल्स जो है अमोनिया का फॉर्मेशन है। तो अगर देखिए 1:3 मोलर प्रोपोर्शन में आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इस इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में, इसीलिए अगर 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे तो इसके लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, मतलब जितना हाइड्रोजन चाहिए उसका 1/3 ही नाइट्रोजन चाहिए, और जितना नाइट्रोजन चाहिए उसका डबल अमोनिया बनेगा। इसका मतलब ये भी बैलेंस रिएजेंट, ये भी बैलेंस रिएजेंट, ना कोई कम मतलब लिमिटिंग एजेंट, ना कोई ज्यादा एक्सेस रिएजेंट। अब हम इस पे एक सवाल आपको दे रहे हैं, एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि हमने 5 मोल्स ये ले लिए और 10 मोल्स ये ले लिए, 5 मोल्स ये ले लिए और 12 मोल्स ये ले लिए। हम पूछेंगे कि अमोनिया कितना मोल बनेगा, 5 मोल नाइट्रोजन गैस, 12 मोल आपका हाइड्रोजन गैस, अमोनिया कितना बनेगा। आप कहेंगे कि देखा जाए कि नाइट्रोजन जितना मोल होना चाहिए उसका ट्रिपल मोल हाइड्रोजन होना चाहिए बैलेंस रिएक्शन के लिए। तो क्योंकि सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिएक्शन अकर। अब देखिए आप कहेंगे कि नाइट्रोजन जितना मोल होना चाहिए उसका ट्रिपल हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 5 मोल दिया गया है, तो अगर ये 5 मोल होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, ट्रिपल, तो 5 का ट्रिपल 15 मोल। तो नाइट्रोजन एक्सपेक्ट करेगा हाइड्रोजन से कि हमने 5 मोल दिया है तो आप ट्रिपल मतलब 15 मोल दीजिए, लेकिन है कितना मोल, 12 मोल है। इसका मतलब कि ये कम पड़ गया, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट और नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट हो। तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट और हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हम इस पे, तो ये तो समझ गए कि ये अगर 5 मोल तो ये 15 मोल होने चाहिए, 15 नहीं है, 12 है, कम है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट। अब रिएक्शन किसके हिसाब से होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब देखिए ये 3 पार्ट है तो आपको 12 मोल है, तो ये 12 के 12 मोल पूरा पूरी कंज्यूम हो जा रहा है रिएक्शन।
तो ये अगर हाइड्रोजन 12 मोल कंज्यूम हो रहा है तो नाइट्रोजन से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो आप 1/3 दीजिए, क्योंकि 3H2 है तो 1N2, मतलब ये 3 मोल तो ये 1 मोल, ये 1/3 नाइट्रोजन होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि क्योंकि 12 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो इसका 1/3 ही नाइट्रोजन कंज्यूम होगा। तो 12 का 1/3 मतलब यहाँ पर 4 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम्ड होगा। तो ये 12 मोल आपने हाइड्रोजन लिया, 12 का 12 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, तो ये बचा कितना, 0। और 5 मोल नाइट्रोजन आपने लिया, उसमें 4 मोल कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 1 मोल। तो जो बच गया वही तो एक्सेस रिएजेंट, इसीलिए नाइट्रोजन यहाँ एक्सेस रिएजेंट और हाइड्रोजन यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए रिएक्शन जब भी होता है तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, तो ध्यान दीजिए कि आपका कंज्यूम कितना हो रहा है, 4 का रेशियो। तो देखिए तो कंज्यूम यहाँ पर ये जो कंज्यूम हो रहा है 4, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो अमोनिया कितना मोल बनेगा, 2 मोल। तो ये 4 मोल कंज्यूम हो रहा है तो ये बनेगा कितना, 2 ना, तो 2 × 4 मोल्स, इसका मतलब 8 मोल्स यहाँ जो है वो क्या बन जाएगा आपका, ये अमोनिया। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, कैसे देखिए, अगर ये 3 पार्ट है तो 12 मोल कंज्यूम हो रहा है, 3 पार्ट्स है तो 12 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो 1 पार्ट होगा तो कितना कंज्यूम होगा, 4 मोल, मतलब 3 पार्ट्स आपके H2 हैं तो 12 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो अगर ये 1 पार्ट्स होता तो कितना कंज्यूम हो जाता, 12/3, 4 मोल्स। तो अमोनिया कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स आपके अमोनिया अगर बनता है तो वो कितना, 2 × 4 मतलब 8 मोल्स। तो आप समझ गए होंगे कि मोल के हिसाब से कैसे होता है। अब एक बार अमोनिया पर हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं जिसमें मास देंगे। अब यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बन रहा है, इस पे एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं कि दिया हुआ है गिवन कि अगर 1 kg हम नाइट्रोजन लेते हैं और 3 kg हाइड्रोजन लेते हैं तो ये बताइए अमोनिया कितना kg बनेगा। ध्यान दिया जाए, 1 kg नाइट्रोजन गैस लेते हैं, 3 kg हाइड्रोजन गैस, तो अमोनिया कितना kg बनेगा बताइए। तो आप कहेंगे, अगर आपको ध्यान से ये बात ध्यान में ना रहे कि मोलर रेशियो के हिसाब से रिएक्शन होता है, तो आप सीधा सीधी गलती करेंगे कि 1 के बदला 3 तो फिर ये 2, तो ये 1 kg तो ये 3 kg, इसका मतलब ये 2 kg बनना चाहिए। ये अगर हम गलती करेंगे तो ऐसा आंसर देंगे। लेकिन हम अगर ये ध्यान रहे कि नहीं, जब भी रिएक्शन होता है तो मोलर प्रोपोर्शन में होता है, मास प्रोपोर्शन में नहीं, तो फिर हम सबसे पहला काम करेंगे इसको मास में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकालते हैं उसके लिए गिवन वेट आप बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बिल्कुल। तो चलिए इसके मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 × 2 28, मतलब ये हो गया आपका 250/7 मोल्स। और ये 3 kg है तो 3000 ग्राम, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट H2 होता है ना, तो 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि 500 मोल्स नहीं होके 1500 मोल्स। तो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन 250/7 मोल है और हाइड्रोजन जो है वो 1500 मोल्स। तो आपको ये पता करना है कि अमोनिया कितना बनेगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए, जितना हमारा नाइट्रोजन है उसका ट्रिपल हाइड्रोजन होना चाहिए, जितना नाइट्रोजन है उसका ट्रिपल हाइड्रोजन होना चाहिए मोल में। तो अगर 250/7 है नाइट्रोजन, तो इसका ट्रिपल जो अगर ये हाइड्रोजन लें तो 750/7,
देख लीजिए 750/7, इसका मतलब ये हुआ, इससे मतलब ये 107 के करीब हो जाएगा, 107 मोल के करीब। इसका मतलब अगर ये 250/7 मोल लेते हैं तो ये महज चाहिए 107 मोल, और हमारे पास है कितना, 1500 मोल। इसका मतलब मोलर प्रोपोर्शन ये बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हमारा इस बार एक्सेस रिएजेंट हो गया, और ये हमारा कौन सा रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से ध्यान दीजिए, ये 1 तो ये 3 पार्ट्स होने चाहिए, तो ये 250/7 मोल, तो इसका ट्रिपल ये हमें लगेगा रिएक्शन में, तो ट्रिपल कितना हो जाएगा, 750/7 मतलब 107 मोल के करीब। तो अगर हम यहाँ ये देते हैं कि रिएक्शन अकर, तो ये 250/7 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा, और ये कितना, तो ये आपका 3 × 250/7 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तो ज्यादा है, इसलिए एक्सेस रिएजेंट, ये लिमिटिंग। और रिएक्शन में जब भी प्रोडक्ट बनता है तो लिमिटिंग के हिसाब से, तो हमारा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये 0 हो चुका है, इसका मतलब ये 1 मोल, तो ये कितना, 2, मतलब जितना मोल नाइट्रोजन लगेगा उसका डबल अमोनिया बनना है। तो क्योंकि नाइट्रोजन 250/7 कंज्यूम हो रहा है, तो इसका डबल करिए, तो 2 × 250/7 मोल्स आपके क्या बन गए, अमोनिया। अब आपको करने क्या है, 2 नहीं होगा 3 होगा, क्योंकि ट्रिपल नहीं 2 ही होगा, क्योंकि ये 1 तो ये डबल हो रहा है, तो ये जितना उसका ये डबल अमोनिया बनेगा इतना। तो ये हमारा हो गया 500/7 मोल्स। अब आपको ग्राम में निकालना, केजी में निकालना है, सबसे पहले ये करिए कि ये 500/7 और अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना ग्राम होता है, बताइए, 17 ग्राम, तो 17 ग्राम दे दीजिए। अब आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 8500/7 ग्राम हो गया। अब इसको ऐसे कर दीजिए कि इसको 8.5 × 1000 ग्राम बाई 7 कर लीजिए। इसका मतलब 8.5/7 और 1000 ग्राम को केजी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो इतना केजी के करीब ये फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए जब भी मास में दे तो पहले मोल में कन्वर्ट कर लेना है, फिर हमको आगे देखना है। अब एक रिएक्शन लेते हैं कि बेरियम का फॉस्फेट बन रहा है, कैसे, तो बेरियम क्लोराइड को हमने सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कराया, तो ये बेरियम फॉस्फेट बन रहा है। तो अब देखिए कि अगर जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो क्योंकि यहाँ 3 है बेरियम, तो 3 ठो बेरियम क्लोराइड ले लेंगे, और 2 फॉस्फेट ग्रुप है तो 2 ठो सोडियम फॉस्फेट ले लेंगे। तो अब आप जब रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये होगा कि बेरियम क्लोराइड का स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, सोडियम फॉस्फेट का स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और बेरियम फॉस्फेट के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, और सोडियम क्लोराइड के पीछे 6 है स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 मोल बेरियम क्लोराइड के लिए 2 मोल आपको सोडियम फॉस्फेट चाहिए। तो अगर आप बैलेंस रिएक्शन देखना चाहते हैं तो 3 मोल अगर बेरियम क्लोराइड लेते हैं तो 2 मोल आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 मोल बेरियम क्लोराइड लेते हैं तो 2 मोल सोडियम फॉस्फेट लेना पड़ेगा, जिससे कि ये कितना बनेगा, ये 1 मोल आपके बेरियम के फॉस्फेट बन जाएंगे, और 6 मोल्स NaCl बन जाएंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यहाँ बैलेंस रिएजेंट, ये भी बैलेंस रिएजेंट, क्योंकि मोलर प्रोपोर्शन वही है जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो हर एक 2 मोल ये अमोनियम फॉस्फेट के लिए 3 मोल आपको बेरियम क्लोराइड देना पड़ेगा। अब आइए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ये दे रहे हैं कि अगर हम 0.2 मोल सोडियम फॉस्फेट ले लें, और अगर 0.5 मोल बेरियम का क्लोराइड ले लें, ध्यान दीजिएगा,
अगर 0.2 मोल सोडियम का फॉस्फेट लेते हैं और 0.5 मोल बेरियम का क्लोराइड लेते हैं, तो आप ये हमें बताइए कि बेरियम फॉस्फेट कितना बनेगा। तो हमारा काम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना। तो देखिए, हर 2 मोल के लिए 3 मोल बनेगा, तो सबसे पहले रिएक्शन अकर। तो देखा जाए, अगर ये हर 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, इसका मतलब अगर ये 0.2 मोल पूरी कंज्यूम कर जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 0। तो ये 0.2 मोल, जैसे ये 2 के लिए 3, तो इसका मतलब 0.2 के लिए ये कितना, 0.3 मोल्स कंज्यूम कर जाएगा। तो ये 0.2 मोल अगर ये सोडियम का फॉस्फेट लेंगे, तो उसके लिए 0.3 मोल कौन सी चाहिए, बेरियम क्लोराइड, क्योंकि 2:3 का प्रोपोर्शन है। ये भी देखिए 2:3। इसका मतलब लेफ्ट जो हो गया, ये 0.5 मोल आपने बेरियम क्लोराइड लिया था और ये 0.3 ही मोल दे किया, मतलब कुछ बच गया। तो ये एक्सेस रिएजेंट और ये फॉस्फेट आपका सोडियम का फॉस्फेट लिमिटिंग रिएजेंट, जो 0 हो जाए वही तो लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये बच कितना गया, 0.5 लिए थे, 0.3 रिएक्ट कर गया, मतलब 0.2 मोल ये लेफ्ट हो गया। अब आपको बताना है कि सोडियम फॉस्फेट कितना मोल बनेगा, बेरियम फॉस्फेट कितना मोल बनेगा। तो आप कहेंगे कि रिएक्शन तो जब भी होता है तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, तो जब 2 मोल आप सोडियम का फॉस्फेट लेंगे तो 1 मोल बेरियम का फॉस्फेट बनेगा। नहीं, 2 मोल सोडियम का फॉस्फेट लेंगे तो 1 मोल बेरियम का फॉस्फेट, मतलब जितना मोल सोडियम फॉस्फेट लेंगे उसका आधा ही बेरियम फॉस्फेट बनेगा। तो आपका लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से 0.2 मोल ही सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट किया है, तो इसका आधा, तो हाफ जो है, मतलब हाफ इंटू 0.2 मोल, इसका मतलब 0.1 मोल हमारा बेरियम फॉस्फेट बनेगा। अब हम वॉल्यूम प्रोपोर्शन के हिसाब से लिमिटिंग एजेंट को तय करेंगे। देखिए, ये एक रिएक्शन है, ये मीथेन गैस है, आप इसको कंबसन कराते हैं। कंबसन के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन, ये तो पता ही है। तो इसका मेन टेक्निक ये होता है रिएक्शन लिखने का कि जितना मोल कार्बन हो रिएक्टेंट में उतना ही मोल CO2 बन जाए। तो यहाँ पर एक कार्बन है ना, तो एक CO2 बन गया, और जितना मोल हाइड्रोजन हो उसका हाफ वाटर, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन है, तो ये 2 मोल वाटर लिक्विड बन जाएगा। फिर से सुनिए, एक हाइड्रोकार्बन में जितना मोल कार्बन हो उतना ही CO2 बनेगा, उतना ही मोल। तो 1 मोल कार्बन है तो 1 ही मोल CO2, और जितना मोल हाइड्रोजन हो उसका हाफ वाटर बनेगा। तो 4 मोल है तो 4 का आधा 2 मोल। अब ऑक्सीजन बैलेंस करिए, 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 2 में 2, और 1 O2 में 2, तो 2 + 2 4। तो अगर यहाँ 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4/2 कर देते हैं, मतलब 2। तो देखिए 2 × 2 = 4 और 2 + 2 4, LHS = RHS। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शन, अगर ये 1 मोल लेते हैं मीथेन, तो इसके लिए 2 मोल आपके क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस। तो 1 मोल क्या चाहिए, 1 मोल आपके चाहिए कौन सा, CO2 गैस, और इसको 2 मोल्स चाहिए। ये तब होगा जब मोल्स में हो। लेकिन जब हम वॉल्यूम प्रोपोर्शनल में, तो आप तो जानते हैं कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एवोगैड्रो लॉ पढ़े हैं ना, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यूडियोमेट्री टॉपिक जो होता है उसमें आप सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा नेग्लिजिबल 0 मान लेते हैं गैसियस कंपोनेंट के कंपैरिजन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये 1 मोल, तो ये अगर 1 वॉल्यूम, तो ये 2 मोल, तो ये 2 वॉल्यूम, 1 मोल, तो 1 वॉल्यूम, और सॉलिड लिक्विड का तो 0 लेते हैं, तो ये 0 वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 ml मीथेन लेते हैं तो उसके लिए 2 ml ऑक्सीजन चाहिए कंबसन के लिए, तो 3 ml, सॉरी यहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 वॉल्यूम। तो अगर ये
1 वॉल्यूम तो ये 2 वॉल्यूम तो ये 1 वॉल्यूम 0। तो अगर 1 ml मीथेन लेते हैं तो उसके लिए 2 ml ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ये आपके 1 ml कौन चीज CO2 बनाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर 1 लीटर मीथेन लेंगे तो इसके लिए 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि 1:2 है। तो यहाँ 1 लीटर जो है सो CO2 गैस बनेगा। अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें देखना है लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। तो पहले एक इस पे सवाल मैं देख लेता हूँ, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एक क्वेश्चन है कि हमने 10 लीटर मीथेन को कंबसन कराना है, 10 लीटर मीथेन को कंबसन कराना है। तो ये बताइए कि कितना लीटर ऑक्सीजन लगेगा और कितना लीटर CO2 फॉर्म होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले कि एक चीज देखिए, अगर ये 1 वॉल्यूम तो ये 2 वॉल्यूम और ये कितना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, ये तो 0 होता है। तो इसका मतलब ये कि जितना मोल मीथेन उसका डबल ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये अगर 10 लीटर तो ये 1 वॉल्यूम 10 लीटर, तो 2 वॉल्यूम कितना बताइए 20 लीटर। अब 1 वॉल्यूम 10 लीटर तो CO2 भी तो 1 ही वॉल्यूम है। तो फिर इसको 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये भी 10 लीटर। तो फिर एक बार ध्यान दीजिए, अगर 1 वॉल्यूम मीथेन 10 लीटर है तो 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 × 10 20 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। और 1 वॉल्यूम मीथेन 10 लीटर तो CO2 1 ही वॉल्यूम चाहिए, तो वो 10 लीटर। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीका से दिया कि हमने कहा कि 10 लीटर ऑक्सीजन ये गिवन दिया हुआ कि 10 लीटर ऑक्सीजन और 10 लीटर मीथेन को रिएक्ट कराया गया। तो आप हमें बताइए कि CO2 कितना मोल बनेगा। 10 लीटर मीथेन है और इस बार 10 लीटर ऑक्सीजन। तो आप कहेंगे कि अगर 1 वॉल्यूम 10 लीटर है तो ऑक्सीजन तो 2 वॉल्यूम चाहिए ना। तो 10 × 2 20 लीटर चाहिए। तो 10 लीटर अगर मीथेन है तो ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम मीथेन 10 लीटर है तो 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना चाहिए 20 लीटर है। कितना 10 लीटर कम हो गया। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जो ज्यादा हो गया वो कौन सा रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये 10 के 10 लीटर पूरी कंज्यूम हो जाएंगे। 10 लीटर पूरी कंज्यूम हो गए। तो अगर 2 वॉल्यूम 10 लीटर, तो ध्यान दिया जाए, अगर 2 वॉल्यूम O2 आपका 10 लीटर है तो 1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10/2 5 लीटर। इसका मतलब 1 वॉल्यूम मीथेन जो है कंज्यूम होगा, इसका मतलब 5 लीटर मीथेन कंज्यूम हो जाएगा। अब 5 लीटर मीथेन कंज्यूम होगा तो अगर 1 वॉल्यूम 5 लीटर कंज्यूम हो रहा है तो CO2 ही तो 1 ही वॉल्यूम है। तो इसीलिए ये भी 5 लीटर ही फॉर्म होगा। अब मीथेन कितना CH4 लेफ्ट कितना, तो मीथेन आपने 10 लीटर लिया था और 5 लीटर ही तो कंज्यूम हुआ। तो 5 लीटर इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, इसका मतलब 5 लीटर ये मीथेन बच जाएगा। ओके, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है C3H8, आप इसको प्रोपेन बोलते हैं, और ये प्रोपेन को ऑक्सीजन से आप कंबस्ट करेंगे तो कंबसन होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है, जितना मोल कार्बन उतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 मोल कार्बन तो 3 मोल CO2 गैस, और जितना मोल हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर। तो 4 का हाफ कितना 8 है ना हाइड्रोजन, तो 8 का हाफ 4, तो 4H2O ये हो गया आपके लिक्विड। आइए अब हम ऑक्सीजन को फिर से एक बार देखिए, जितना मोल कार्बन उतना मोल CO2, जितना मोल हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर। अब इसको बैलेंस करिए, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन, अब 4 ऑक्सीजन तो 10 ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ 10 देंगे
तो फिर ये 20 हो जाएगा, इसलिए 10/2 5। तो चेक करिए, 5 2 10, 3 × 2 6 + 4 10, रिएक्शन बैलेंस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक वॉल्यूम आप ये प्रोपेन लेते हैं तो उसके लिए हमेशा 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए होगा, जिससे 3 वॉल्यूम जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही वॉल्यूम रेशियो जा रहा है। 1 वॉल्यूम अगर प्रोपेन लेते हैं तो 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन अब चाहिए और 3 वॉल्यूम CO2 बनेगा, और इसको तो 0 मानेंगे क्योंकि सॉलिड लिक्विड के लिए तो आप 0 लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 लीटर या मान लीजिए कि 6 लीटर प्रोपेन लेते हैं तो 6 लीटर के लिए तो ये जितना वॉल्यूम उसका 5 टाइम्स O2 होना चाहिए। तो ये 6 लीटर लेते हैं तो इसका 5 टाइम्स 30 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, और 30 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होगा तो ये अगर एक वॉल्यूम तो ये 3 वॉल्यूम आपका CO2 बन रहा है। तो इसका मतलब ये अगर 6 लीटर लेते हैं तो इसका ट्रिपल, ये 1 वॉल्यूम तो ये 3 वॉल्यूम, तो ये 6 लीटर कंज्यूम हो जा रहा है, तो ये 6 का ट्रिपल 18 लीटर आपका CO2 गैस बन जाएगा। तो ये तो रिएक्शन हुआ बैलेंस का। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। तो जरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट देखा जाए। सबसे पहला काम क्या है लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के लिए, उसको देखिए कि मान लीजिए आपने क्या किया कि इसको 20 लीटर लिए और ये भी 20 लीटर लिए, तो हम पूछते हैं कि कितना लीटर CO2 बनेगा गिवन। अंडर सिमिलर कंडीशन 20 लीटर आप प्रोपेन लिए और 20 लीटर ऑक्सीजन लिए, तो आपको पूछा जा रहा है कि कितना लीटर बनेगा CO2 बताइए। तो आप कहेंगे रुकिए बता रहे हैं, आप कहेंगे सबसे पहले कि अगर एक वॉल्यूम हमारा प्रोपेन तो ये 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए 3 वॉल्यूम O2 और 0 वॉल्यूम वाटर, क्योंकि सॉलिड लिक्विड केस में 0 लेते हैं। तो जितना वॉल्यूम प्रोपेन का कंबसन होगा उसका 5 टाइम्स ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए उसको कंबस्ट करने के लिए, और जितना कंबसन प्रोपेन का होगा वॉल्यूम का उसका जस्ट ट्रिपल 3 वॉल्यूम। देखिए ये 1 वॉल्यूम है तो ये 3 वॉल्यूम, तो उसका 3 गुना ट्रिपल वॉल्यूम चाहिए बनेगा कौन चीज CO2। तो अब जरा देखिए अगर 1 वॉल्यूम चाहिए प्रोपेन तो उसके लिए 5 टाइम्स चाहिए ऑक्सीजन ना। तो अगर आपको 20 लीटर प्रोपेन दिया गया है तो 20 का 5 टाइम्स कितना होगा 100, 20 का 5 टाइम्स 100 लीटर। तो 20 लीटर प्रोपेन के लिए 100 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। है ऑक्सीजन तो महज 20 लीटर है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये आपका एक्सेस रिएजेंट। और आप तो जानते हैं कि जब भी रिएक्शन होता है तो किससे, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। तो आइए इसको समझते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, ये आपको पता है। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो अब तो ये बचेगा कितना 0। तो देखिए 5 वॉल्यूम 20 लीटर, तो यहाँ 5 वॉल्यूम O2 जो है वो 20 लीटर है ना। 5 वॉल्यूम 20 लीटर जो कंज्यूम हो जा रहा है। तो 1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20/5 मतलब 4 लीटर है ना। तो 5 वॉल्यूम 20 लीटर कंज्यूम हो रहा है, तो 1 वॉल्यूम कितना 4 लीटर। तो ये कितना वॉल्यूम है आपका देख लीजिए 1 वॉल्यूम। इसका मतलब 4 लीटर ये कंज्यूम हो जाएगा। जब रिएक्शन होगा अकर्ड तो ये 4 वॉल्यूम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब 20 लिमिटिंग रिएजेंट जो ऑक्सीजन गैस है वो 20 लीटर जब पूरी कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके लिए क्योंकि ये 5 वॉल्यूम है 20 लीटर, तो 1 वॉल्यूम 4 लीटर। इसका मतलब 4 लीटर प्रोपेन कंबस्टन में आज कंबस्ट हो जाएगा। तो आप बताइए कि CO2 कितना बनेगा। तो 3 वॉल्यूम आपका CO2 है ना, 3 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम 4 लीटर, तो 3 वॉल्यूम 3 × 4 लीटर 12 लीटर।
अब कोई पूछ दे, ये तो समझ गए कि 3 वॉल्यूम बनेगा तो 1 वॉल्यूम 4 लीटर, तो 3 वॉल्यूम आपका 12 लीटर। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये जो है वो 12 लीटर फॉर्म होगा। अगर पूछ दे कि ये बताइए कि प्रोपेन जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया रिएक्शन के बाद, तो ये जो C3H8 लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो कितना बचा बताइए। तो आप कहेंगे 20 लीटर लिए थे, 4 लीटर रिएक्ट कर गया, इसका मतलब 4 लीटर कंबस्ट हो गया, कंबसन में आ गया, तो 16 लीटर ये बच गया। 16 लीटर कौन बच गया? प्रोपेन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने लिमिटिंग रिएजेंट बढ़िया से समझा होगा और आप इसको देखिए, समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए कि मैं उसका वीडियो बना दूं तो मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू।